ही एनर्जेटिक न केवल कवि हैं और साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में भी कला साहित्य संगीत के क्षेत्र में भी काफी दखल रखते हैं। शोमित बसु के बारे में बात कर रहे हैं। शोमित हमारे साथ हैं और शोमित बसु यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट कई तरह की चीजें हैं जगल कर रहे हैं, एक नया एक्सपीरियंस ले रहे हैं यहाँ कैनबरा के बारे में। आइए शोमित जी के साथ बात करते हैं। शोमित, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। नमस्ते किशोर जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। शोमित, इससे पहले कि और बातचीत करें, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, तो मैं शोमित हूँ। बचपन से साहित्य, बंगाल की भूमि से हूँ तो साहित्य चर्चा में तो डूबना जायज है और थिएटर करता था बचपन में, फिर वॉइस एक्टिंग, ऑडियो ड्रामा, इतने संगीत, बहुत सारी चीजों में मैंने सीखा है, पढ़ा है इनके बारे में। फिर स्कूल में भी बहुत सारे एक्टिंग जो होते हैं, थिएटर्स होते हैं, मैंने परफॉर्म किया है वहाँ। और धीरे धीरे हिंदी मेरी सेकंड लैंग्वेज जो है, उसमें मेरा जो रुचि है बढ़ना शुरू हुआ। फिर मैं बंगाली थिएटर तो करता ही था, उसके साथ मैं पोएट्री लिखना शुरू किया। अच्छा। तो और एक दो लिखने के बाद मैं जब मैं दोस्तों को सुना रहा था, फिर उनको बहुत अच्छा लगा। फिर वो धीरे धीरे फैलने लगा कि मैं लिखता हूँ, तो वो उससे प्रोत्साहन मिला, मैं लिखता रहा। तो फिर 9 महीने पहले मैं कैनबरा आया हूँ। अच्छा। क्लास 12th के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा में मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्क इंजीनियरिंग। ओके। तो बस यही मेरा परिचय है। चलिए, बहुत अच्छा है। आपकी कविताएं तो सुनेंगे, क्योंकि जैसा कि आपकी कविताओं के बारे में काफी कुछ सुना है और जैसा कि आपने बताया कि बंगाल की भूमि से हैं, तो आप को मालूम ही है कि रविंद्रनाथ जी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती थी, 165वीं। आपने रविंद्र जयंती के समारोह में भाग भी लिया, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन आप ये बताइए कि आपने ऑस्ट्रेलिया को पढ़ाई के लिए क्यों चुना? मैं दो क्रूशियल रीजंस थे। मैं 2018 में आया था यहाँ घूमने। अच्छा। मैं बहुत छोटा था। और मैं कैनबरा देखा, मैं सिडनी देखा, मैं मेलबर्न देखा। और कैनबरा मुझे बहुत पसंद आ गया था। वो जितनी भी यादें थे, क्योंकि बहुत शांत है। और ये अनपॉपुलर ओपिनियन है, मुझे कैनबरा इतना अच्छा लगा। लोग कहते हैं कैनबरा बहुत ज्यादा चुपचाप है, पर मुझे यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो वातावरण है, इतना अच्छा लगा। तालाब, लेक्स चारों ओर है। वहाँ बैठ के शांत होके सोचना, क्रिएटिवली सोचना बहुत अच्छा लगा था। तब मैंने सोचा था कि कभी ना कभी जीवन में मैं यहाँ तो आऊंगा और 1-2 महीने नहीं, कुछ साल रुकूंगा। तो वो एक रीजन था। दूसरा रीजन था, यहाँ पर मैं क्योंकि क्लास 12 के बाद ही आ रहा हूँ, बहुत ही छोटा हूँ। ज्यादातर लोग यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए आते हैं जी। तो पर मुझे देखना था, बहुत पहले एक्सपोजर चाहिए था। और मुझे सिडनी की यूनिवर्सिटीज में भी चांस मिले थे, ANU में भी मिला था। पर मैं मतलब कैनबरा और यूसी को ही चुना, क्योंकि मेरे जो मासा और मौसी जी हैं यहाँ रहते हैं। अच्छा। तो उनके साथ अगर मैं रहूँ तो हेल्प हो जाता है। एक जो परिवार के पास ना होने की जो कमी है, वो पूर्ण हो जाता है यहाँ इतने कम आयु में। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, जिसके लिए मैं कैनबरा को ही चुना। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपका कम से कम यहाँ पर परिवार था, क्योंकि कई बार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं तो बिना किसी हेल्प के अपने आप ही वहाँ पर सेटल होने में भी मुश्किल होती है। तो आपने बता रहे हैं कि कैनबरा आपको काफी शांत और अच्छा लगा। कोलकाता तो काफी गहमा गहमी है, काफी चहल पहल रहती है, उसके बाद थोड़ी बोरियत नहीं लगी? नहीं, झूठ नहीं कहूंगा, शुरू में बोरियत लगी जी। पर वो कहते हैं द सिटी ग्रोज ऑन यू इवेंचुअली। तो फिर धीरे धीरे जब मैं लेक्स देख रहा था, वो पुरानी यादें जो तब कितने सालों पहले मैंने देखा था, वो ताजा होने लगी। पर मेरे लिए अगर थोड़ा शांत एनवायरनमेंट हो, मुझे लिखने का सुविधा होता है। तो क्रिएटिवली सोचने का ज्यादा मिलता है, तो वो मुझे अच्छा लगता है यहाँ। तो डेफिनेटली कैनबरा मतलब उस हिसाब से तो बहुत मेरे लिए सूटेबल है।
तो आप आए थे तो एक विजिट मारी थी, उसके बाद आपको कैनबरा अच्छा लगा, फिर से वापस आए यहाँ पर। लेकिन अब जब रह रहे हैं यहाँ पर, तो आपको किस तरह के कल्चरल एडजस्टमेंट्स करने पड़ रहे हैं? क्योंकि अब अगर भारत को देखें और फिर यहाँ पर कैनबरा में देखिए, टू डिफरेंट कल्चर्स, और आप यूनिवर्सिटी वगैरह में भी जा रहे हैं, तो हाँ। पहली बात तो ये है कि बहुत एक्सपोजर मिलता है यहाँ। कई सारे समुदाय के लोग, कई सारे प्रदेश, कई सारे दुनिया के विभिन्न प्रांत से लोग आते हैं। हाँ। उनसे मिलना होता है, उनके बारे में जानना होता है। और सबसे मेन बात जो है, यहाँ का कल्चर ही मल्टी कल्चर है जी। तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, मल्टीकल्चरल फेस्टिवल होता है, सब में मैं देखता हूँ, भाग लेता हूँ, जानने का प्रयास करता हूँ क्या होता है। और पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा अलग है। हाँ। प्रैक्टिकल ज्यादा है, प्रेजेंटेशन बेस्ड ज्यादा है। मुझे अच्छा लगता है जी। मुझे प्रेजेंटेशंस देना, लोगों के सामने बात करना, ये मुझे अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ मैं अच्छी तरह से, आप बोल सकते हैं, मैं जेलिन हो चुका हूँ। अच्छा, तो आपने बात करी, थोड़ा सा इंडिकेशन दिया एजुकेशन सिस्टम के बारे में। क्या डिफरेंस दिखाई देता है आपको भारत और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में? हर एक जगह के अपने अपने सुविधाएं असुविधाएं होती हैं जी। जैसे मैं एक बोलूंगा कि मैं ईयर 11 और 12 में जब भारत में था, मैं बहुत कुछ एडवांस चीजें पढ़ा रहे थे वो। हाँ। अब यहाँ आके वो सुविधा हो रहा है मुझे कि मैं बहुत चीजें ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ पहले। अच्छा। पर जो मेन डिफरेंस है कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, मेरे दोस्त लोग भी वहाँ पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सेम कोर्स, नेटवर्क इंजीनियरिंग बहुत जन कर रहे हैं। तो उनसे बात जब होती है तब समझ में आता है कि इंडिया में अभी भी ना फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट और सेकेंड ईयर में ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरे कोर्स रिलेटेड नहीं है। जैसे नेटवर्क इंजीनियरिंग या साइबर सिक्योरिटी के लोग भी फर्स्ट ईयर में कारपेंट्री, फिर इकोनॉमिक्स, फिर जर्मन, कुछ एक अलग भाषा, ये सब पढ़ रहे हैं। वही मैं मतलब यहाँ के जो सिस्टम है, पहला दिन ही, पहले कोर्स ही, पहला यूनिट ही मेरे कोर्स रिलेटेड है। अच्छा। तो कोई इधर उधर नहीं है ज्यादा, पर जो इवेंट्स है वो लोग, वहां पर मैं अलग अलग चीजें सीख सकता हूँ अगर मेरा इच्छा हो तो। जी। तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो वहां मैं भाग लेता हूँ। तो यही मेन डिफरेंस है दोनों। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि भारत में रूट लर्निंग जिस तरह से होती थी और यहाँ पर जिस तरह से मोर असाइनमेंट्स एंड ट्यूटोरियल्स आपके पार्टिसिपेशन पर बेस्ड, आपको खुद ही जाकर रिसर्च भी करनी पड़ती है, ऐसे फर्क दिखाई देने पड़ते हैं? जी, फर्क तो मतलब प्रेजेंटेशंस, असेसमेंट्स, ये सब इतना होता है या ऑलराउंड डेवलपमेंट में बहुत फोकस होता है। जी। तो मतलब एक यूनिट के बाद, एक सेमेस्टर के बाद मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ उस सेमेस्टर के शुरू होने के पहले से। हाँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो एक्सपोजर मिलता है यहाँ की, प्रेजेंटेशन देना है, ग्रुप प्रेजेंटेशन देना है, अकेले नहीं देना है। तो अलग अलग प्रदेश के लोग, कोई फिलीपींस, कोई यूके से, कोई ईरान से, हाँ। तो बहुत सारे लोगों के साथ कल्चरली रेजोनेट करके, उनके साथ बात करके, और फिर एक पॉइंट में यूनाइट होके फिर प्रेजेंटेशन देना है। तो बहुत सारे ऑलराउंड पर्सनल डेवलपमेंट भी जो है बहुत ज्यादा होता है यहाँ। अच्छा। हाँ। मतलब एक कंप्लीट ह्यूमन एक पैकेज जो होता है वो यहाँ से मिलता है। तो ये जानकर तो बहुत अच्छा लगा कि आपको यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा लग रहा है। लेकिन अच्छा तो है, साथ ही साथ काफी महंगा भी है, काफी एक्सपेंसिव है। तो मैं पूछ सकता हूँ कि आप इसको किस तरह से फंड कर रहे हैं? जी, पूरा एजुकेशन एक्सपेंसेस मेरे पापा ही कर रहे हैं। अच्छा। फंड मुझे मेरे क्लास 12 में मेरा रिजल्ट अच्छा था, तो मुझे मैक्सिमम जो स्कॉलरशिप है वो मुझे मिला था। अच्छा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा में। ओके। जी, तो वो डेफिनेटली एक बहुत बहुत की फैक्टर था वो स्कॉलरशिप। तो बस यही है। अच्छा, स्कॉलरशिप आपको मिल रही है और पेरेंट्स की ओर। आप जॉब वॉब करते हैं कि कोई? जी, मैं अभी स्टूडेंट ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैंने रिटेल किया है कुछ महीने। और फिर अभी मैं यूनिवर्सिटी में ही स्टूडेंट ब्रांड एम्बेसडर का रोल कर रहा हूँ। अच्छा, तो किस तरह का एक्सपीरियंस है वर्किंग का यहाँ पर? बहुत अलग है। मतलब यहाँ तो सबसे पहले मैं क्लास 12 के बाद, मतलब मैं जब इंडिया के दोस्तों को बोल रहा हूँ कि मैं क्लास 12 के बाद जॉब कर रहा हूँ पार्ट टाइम, सुनने में कैसा लग रहा है, पर ये यहाँ का नॉर्म है। कि काम करना, कस्टमर से इंटरेक्ट करना, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो
रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस है, जो पढ़ाई के अलग भी जो दुनिया है, पढ़ाई के बाद जिस दुनिया में हम कदम रखने वाले हैं, उस दुनिया का झलक अभी मिल रहा है, बहुत पहले मिल रहा है हमें। तो वो मैं बोलूंगा बहुत सुविधा दिया है मुझे। अच्छा। अब मैं लोगों से ज्यादा खुल मिल के बात कर पा रहा हूँ, जो मैं पहले नहीं कर पाता था उतना। तो कस्टमर सर्विस हो, फिर लोगों से बात करना हो, इम्प्रॉम्प्ट बात करना हो, फिर लोगों को जाके सबसे पहले उनको कन्विंस करना हो कि ये भी है, ये भी ऑप्शंस है। तो ये सब चीजें, सेल्स, फिर कम्युनिकेशन, सब में बहुत सारे पॉजिटिव्स है यहाँ। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काफी हेल्प कर रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स में, कॉन्फिडेंस में, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना जो है अच्छा लग रहा है आपको। अभी आप खैर यहाँ तो आप परिवार के साथ रह रहे हैं, तो कभी आप अपने मित्रों को और जो वहां पर परिवार है उसको मिस करते हैं या कि नहीं? नहीं, बहुत मिस करता हूँ। देखिए, एक नॉर्म हो गया था इतने मैं बर्थ से लेके क्लास 12 तक मैं कलकत्ता में हूँ। तो दोस्तों के साथ मिलना, और स्कूल के दोस्तों पे कुछ अलग बात होता है, उनसे मिलना, उनसे घुल मिलना, इतने सालों से एक साथ तो कमी तो महसूस होती है जी। पर मैं बोलूंगा मेरा एक पॉजिटिव है कि मैं अगर मैं कविता लिखूं या फिर मैं एक शॉर्ट फिल्म का स्क्रिप्ट लिखता हूँ, वो छोड़कर और दिमाग में कुछ नहीं चलता है। अच्छा। तो मैं उसमें पूरा डूब जाता हूँ। अच्छा। तो वो मैं बोल सकता हूँ मेरा खुद का एक वो पॉजिटिव है। पर मिस तो करता हूँ, वीडियो कॉल जो वगैरह होते हैं वो तो करते ही है, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। पर हाँ, कमी तो महसूस होती है थोड़ी सी। अक्सर एक बात की जाती है, अब ये जो है कि ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा भेदभाव भी होने लगा है या रेसिज्म भी होने लगा है। आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ एज ए स्टूडेंट? मुझे नहीं हुआ है पर्सनली। वैसे मैं आया ही हूँ यार, 9 महीने हुए हैं जी। तो मुझे नहीं हुआ है। मैं सिडनी भी घुमा हूँ, पर मैं न्यूज देखता हूँ हमेशा। अच्छा। कुछ ना कुछ जो होता है। ज्यादातर मैं कैनबरा बोलूंगा बहुत इंक्लूसिव है, मल्टीकल्चरल का जो वाइब है यहाँ पर बहुत अच्छा है। पर जो भी एक दो घटना होती है वो बहुत दुखदाई होती है। और उससे क्या होता है, पूरे जगह का इमेज जो है वो उसपे वो मलिन हो जाता है। तो वो एक दो चंद घटना के लिए तो सही आपने टिप्पणी की। अब आपकी अभी मे बी इट्स टू अर्ली टू आस्क यू, लेकिन अभी आप पढ़ाई शुरुआत कर रहे हैं, अगर आपको मौका मिले या ऑस्ट्रेलिया में रहने का, आप परमानेंटली आप रहना चाहेंगे? जैसे आपने कहा, मतलब मेरे लिए भी ये टू अर्ली है बोलना। मैं ऑनेस्टली कहता हूँ कि मैं यहाँ आया था एक्सपोजर के लिए। मुझे पता था कि मुझे एक ऐसी जगह पर एक्सपोजर लेना है जहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों से घुल मिल सकूं, प्रेजेंटेशंस, ये सब प्रैक्टिकल जो बातें हैं ये सीख सकूं, ये जान सकूं, ये सब जॉब्स है, रिटेल जॉब्स, ये सब कर सकूं, ये एक्सपीरियंस गैदर कर सकूं। यही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था। यदि यहाँ पर रहते रहते कुछ मतलब होने का सबसे ज्यादा चांस भी यही है कि इतना अच्छा लगे, इतना लगाव हो जाए कि नहीं मैं और यहीं पर रहने वाला हूँ, तब मैं अपना माइंडसेट चेंज करूंगा। और वो डिपेंड भी करता है कि मैं अपने जो सब्जेक्ट्स है, कोर्सेज है, वो उसको मैं कैसे ले रहा हूँ, उसको मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ, वो मुझे पसंद आ रहा है कि नहीं। ये सब फैक्टर्स देख के मैं डिसीजन लूंगा अपने 3rd या 4th ईयर में। ठीक है, इट्स टू अर्ली टू से। हम बात कर रहे हैं शोमित जी के साथ, और शोमित जी के एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए। थोड़ा सा एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और फिर उनके साथ बातचीत जारी रखेंगे इसके बाद। और हम कहते हैं बंगाल तो भारत की एक तरह से इंटेलेक्चुअल प्रोविंस है। कोलकाता इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। यहाँ की भूमि, यहाँ की पानी में कुछ ऐसा है कि यहाँ पर अनेकों साहित्यकार, संगीतज्ञ, कलाकार, यहाँ तक कि क्रांतिकारी भी हुए जिन्होंने भारत के साहित्य, कला और संगीत जगत को बहुत समृद्ध किया। और इन सभी व्यक्तित्वों में से एक नाम जो है सबसे बड़ा नाम है, जिन्होंने न केवल बंगाल वरन संपूर्ण भारत, संपूर्ण जगत के साहित्य, कला और संगीत में अभूतपूर्व योगदान दिया है। जी हाँ, ये नाम बताने की जरूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं विश्व कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की। और वो पहली बार एक ऐसे नॉन यूरोपियन को जो है नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला था। हम बातचीत कर रहे हैं हम शोमित बसु के साथ, जो शोमित स्वयं
एक कवि हैं और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं रविंद्रनाथ जी के बारे में। शौमित, जरा रविंद्रनाथ जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा बताइए। उनके जीवन के बारे में बताना ही लाइफ टाइम में पॉसिबल नहीं है। समय थोड़ा ही है। जी, मैं समराइज करके बोलता हूँ। मैं बंगाल में टैगोर का जो फीलिंग है, गुरुदेव का जो फीलिंग है, वो मैं बताता हूँ कि जब जब छोटे होते हैं हम लोग वैक्सीन जैसे लेते हैं, वैसे ही हमें एक रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक वैक्सीन लेना पड़ता है अगर आप बंगाल के कन्वर्सेशन में हैं। तो आप अगर संगीत करेंगे तो वहां पर टैगोर है, आप नृत्य करेंगे वहां पर गुरुदेव है, आप कविताएं बोलेंगे वहां गुरुदेव है, आप थिएटर कीजिए वहां गुरुदेव है जी। आप ड्राइंग कीजिए, आप आर्ट कीजिए वहां गुरुदेव है। तो आप आर्ट के किसी भी कोने में जाइए, आपको वहां गुरुदेव तो मिलेंगे ही मिलेंगे जी। तो और उनका इतना सारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनका इतना सारा योगदान है भारत के इतिहास में, स्वतंत्रता संग्राम में, फिर आर्ट्स में, कल्चर में, लिटरेचर में, साहित्य में। शब्दों में बोलना आसान नहीं है जी, परंतु इतने महान व्यक्तित्व है कि कभी कभी हम सब आश्चर्य हो जाते कि एक ही जीवन में इतना सारा कुछ कैसे। जी, ये तो उनके जो हमको पॉलीमैथ या बहुमुखी प्रतिभा के धनी, अगर अक्सर हम ये शब्द बड़े आसानी से इस्तेमाल करते हैं किसी के लिए भी, लेकिन अगर कहा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर इस बहुमुखी प्रतिभा जब हम कहते हैं और सभी में एक्सेल करते थे, ऐसा भी नहीं कि नहीं है। तो चलिए उनको थोड़ा सा देखते हैं, उनके रचनाओं के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। उन्होंने, आपने बताया जैसे कविताएं भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। तो ये बताइए कि थोड़ा सा बताइए कि उनके शुरुआत करते हैं कहाँ से शुरुआत करते हैं? कविताओं की से शुरुआत करते हैं, इनकी गीतांजलि के ऊपर उनको जो है नोबेल प्राइज मिला था। गीतांजलि एक संगठन है, संग्रह है कविताओं, गानों, उनके रचनाओं का, और बहुत मोटी किताब है पर बहुत सारे भावों को पकड़ती है जी। तो उनकी रचनाओं में कुछ ऐसी बात है जब हम पढ़ते हैं तो गुरुदेव को पता था ह्यूमन इमोशन का जो स्वीट स्पॉट है वो क्या है। तो अगर हम पढ़ते हैं उनकी कविता को, हम कुछ मतलब उतना डीप है पर वो डीप को बहुत सरल भाषा में फिर समझाते थे जी। तो मतलब इसीलिए रेजोनेट होते थे हम लोग जब सुनते थे उनके बारे में। नॉस्टैल्जिया, गूज़बम्स जो है वो आते हैं, और बहुत कुछ हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में हो, हमारा साहित्यिक एनवायरनमेंट के बारे में हो, और कल्चरल एनवायरनमेंट के बारे में हो, बहुत कुछ जानकारी मिलता था कविताओं और गानों के माध्यम से जी। हाँ, मतलब इतनी दुनिया के बारे में जो जानकारी है वो साहित्य में कैसे समा जाती है, वो एकदम प्रैक्टिकल उदाहरण है। अच्छा, हाँ। और स्पेसिफिकली गीतांजलि अगर बात करें तो। और कुछ अन्य रचनाओं के बारे में बताइए। उनके चित्रनाट्य भी है बहुत कई सारे, जैसे चित्रांगदा, फिर ताशिर देश, फिर चोखेड़बाली, घोड़े बाइरे। ये जो दोनों मैंने बोला, चोखेड़बाली और घोड़े बाइरे, इन दोनों का बहुत अच्छा फिल्म्स भी है। और एक बंगाल के महान परिचालक जिनको ऑस्कर मिला था, सत्यजीत रे, उनका भी जन्मदिन था 2 में जी। तो उन्होंने घोड़े बाइरे का एक फिल्म बनाया था, वो भी बहुत अच्छा था। और पूरे जो एसेंस है उनका, जो गुरुदेव ने लिखा था, वो पूरा दर्शाया था उन्होंने। फिर चोखेड़बाली का भी एक फिल्म है। तो बहुत सारे एडेप्टेशंस भी है। हम लोग थिएटर में, आप कोलकाता में जाइए, हर वीक में, हर 2 दिन में एक गुरुदेव का एक चित्रनाट्य परफॉर्म हो रहा है जी। और उन्होंने कहानियां भी लिखी हैं। वो एक साधना नाम की जो पत्रिका थी, उन्होंने क्या कुछ नहीं लिखा। तो साधना है, फिर सबसे फेमस जो है वो काबुली वाला है। जो काबुली वाला एक ऐसा, वो हिंदी में भी हमें सिलेबस में पढ़ाया गया था जी, हिंदी में जो भावानुवाद है। तो सब कवर करते हैं, और हम कभी कभी भूल जाते हैं कि कितना बड़ा योगदान है उनका साहित्य स्वतंत्रता संग्राम में जी। बताइए, उसके बारे में बताइए जी। तो मतलब वो ऐसे भाव में कविताएं लिखते थे
जो डायरेक्टली जो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में नहीं था, इनडायरेक्टली था। हाँ। तो जो लोग उनकी भाषा को बंगाल की भाषा को समझ पाते थे, वो लोग समझ पाते थे कि क्या गुरुदेव कहना चाहते हैं, कैसी विद्रोह लाना चाहते थे वे अपने कविताओं के। और पता नहीं, बहुत कम लोगों को ये पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उनको नाइटहुड का पुरस्कार मिला था और उन्होंने उसका तिरस्कार कर दिया था, वापस कर दिया था। जी। उन्होंने उस पर एक गाना भी लिखा था, ए मुनिहा रामायण नहीं साजे। तो उन्होंने वापस कर दिया था। और ये कितनी बड़ी योगदान है उनका। और इंटरनेशनल पर्सनालिटी थे वो, जी। उनको तो नोबेल लॉरिएट है ही वो। हाँ। और वे आइंस्टाइन से मिले थे, जी। आइंस्टाइन से एक उनका डिस्कवरिंग रियलिटी बोलकर एक संग्रह है जो आइंस्टाइन और उनके वार्तालाप के बारे में बात करते हैं। तो वो आइंस्टाइन को समझाते हैं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी, जो हम लोग आज के जमाने में जो लड़ते हैं, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और साइंस में, वो कितनी सरल भाषा में उन्होंने आइंस्टाइन को समझाया था। उन्होंने कहा था कि साइंस इज द इम्पर्सनल वे ऑफ टेलिंग द ट्रूथ। जी। लोगों को वो फील नहीं होता। और स्पिरिचुअलिटी जो है इज द पर्सनल वे ऑफ सेइंग द ट्रूथ, जिस ट्रूथ में वैल्यूज हो, जहाँ विचार का महत्व हो, जहाँ आचरण में सुधार आए, वो जो सत्य है, वो स्पिरिचुअलिटी, वो साधना में आता है। क्या बात है। तो कितने उच्च विचार थे। हाँ। तो और आपने बताया जैसे सभी क्षेत्रों में आपने उनकी रचनाओं की कुछ एग्जाम्पल्स भी दी। फिर 2000 से भी ज्यादा गीत लिखे। रविंद्र संगीत अपने आप में एक अलग संगीत है, जैसा कि आपने कहा। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, उसमें क्या विशेषता है? रविंद्र संगीत में विशेषता ये है, मैं पहले एक बात कहना चाहूंगा कि आजकल एक नया लोग कहने लगे हैं कि एक ही जॉनरा में लिखते थे। हाँ, पर ऐसा नहीं है। क्या होता है, लोग कई सारे संस्थाएं हैं जो एक जैसे संगीत को बढ़ावा दे रहा है, पर वो, मैं बोलता हूँ कि वो उतना भी सही नहीं है जो गुरुदेव टैगोर ने खुद लिखा है। उन्होंने 360 डिग्री का एक संगीत का संचलन है, कई सारे संगीत है वहाँ। प्रेम है, वहाँ विद्रोह है जी, वहाँ हर एक भाव, आक्रोश, ईर्ष्या, हर एक भाव को उन्होंने पकड़ा है और उसी भाव के अनुरूप उन्होंने सुर और ताल भी उन्होंने वैसे ही किए हैं। उनका कॉम्पोजिशन भी उनका ही है, लिरिक्स और कॉम्पोजिशन दोनों उनका है जी। तो वैसे उन्होंने सजाया है अपने रचनाओं को, वैसे उन्होंने प्रकट किया है अपने रचनाओं को जी। और ये बहुत ही मतलब दूरदर्शिता है उनकी जी, कि आज भी वो बहुत रेलिवेंट है उनकी हर रचना। तो हम बात कर रहे हैं उनके उपन्यासों की, उनकी कविताओं की, नाटकों की। जैसे यही काफी नहीं था, उन्होंने 60 वर्ष की उम्र में पेंटिंग भी शुरू कर दी, चित्रकारी भी शुरू कर दी। और कहा जाता है कि वो रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंड भी थे, लेकिन फिर भी उनकी चित्रकारी जो है अपने आप में एक अलग उसकी एग्जीबिशंस होती थी। जरा उसके बारे में बताएं। ये एक आश्चर्य कर देने वाली बात है, इतने सालों के पश्चात उन्हें लगा कि मैं आज चित्रकारी करूंगा। और ये खासियत है, ये मैं बोलूंगा कि मतलब ईश्वर की कहीं तो कहीं कृपा रही होगी कि वो जो भी पकड़ते थे वो एक अपने आप में मिसाल बन जाता था। हाँ। तो उन्होंने वो ब्रश पकड़ा और चित्र बनाना शुरू कर दिए जी। और तब के समय में उन्हें ऐसा लगा भी नहीं मैंने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया है। हाँ। बाद में जब पता चला लोगों को कि अरे ये ऐसे ऐसे चित्र निकल रहे हैं उनके कोश से, हाँ। तो तब सब आश्चर्य होने लगे कि ऐसे भी कलाकार होते हैं कि हर क्षेत्र में पारंगत है जी, हर क्षेत्र में, मतलब क्या नहीं है उनके पास। और बात करते हैं, और ये गुरुदेव रविंद्रनाथ जी स्वयं तो कभी इन्होंने फॉर्मल स्कूलिंग नहीं की जी। लेकिन फिर उन्होंने शांति निकेतन और विश्व भारती जैसे विश्वविद्यालय स्थापित किए। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो किस तरह से भिन्न हैं जो पारंपरिक विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटीज वगैरह देखते हैं। उन्होंने लिया था फॉर्मल एजुकेशन शुरू होने के मतलब 1 साल या कुछ साल थे, फिर उनको लगा कि ये
ऐसे हम लोग मतलब शिक्षित नहीं होंगे ऐसे जी इस रूप से रट्टा मारो, फिर उसके ऊपर उसी रट्टा मारो पर एग्जाम लो, आज में भी रेलिवेंट है वो जी कितना। तो उन्होंने वो जो सबसे फेमस है, जो सबसे प्रसिद्ध है, वो अपने छात्रों को शांति निकेतन के पेड़ के नीचे पढ़ा रहे हैं ब्लैक बोर्ड लेके। तो वो मैं बोलूंगा यहाँ पर भी मैं जो रेजोनेट कर पा रहा हूँ, वो ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है जी उस पे फोकस करते थे कि आदमी कैसे बात करेगा, कैसे उसका विचार कैसे होंगे, उसके आचरण कैसे होंगे, वो कैसा इंसान बनेगा बड़े होकर, वो समाज में कैसे प्रगति लाएगा, ये सब जो बातें हैं, ये सब जो वैल्यूज है, वो इंस्टिल करते थे जी। ना कि ये मैं दे दिया, ये अभी रट्टा मारो, 2 दिन बाद इसको लिखो। जी जी, तो ये जो पारंपरिक बातें, पारंपरिक जो टैबू थे, जो कल्चर थे तब के, वो टूटा। तो वो अपने आप में एक आइकॉन थे और वो हमेशा आज 165 साल के बाद भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने पहले थे। जैसा कि आपने कहा, आप बंगाल में आज भी उनको न केवल पूजा जाता, उनके हर क्षेत्र में जो होता है उनके बारे में हम बहुत बातचीत कर सकते हैं, लेकिन समय काफी कम है। मैं आपकी रचनाओं के बारे में भी जानना चाहूंगा, तो जरा आप भी लिखते हैं, जरा अपनी रचनाएं हमारे साथ कुछ शेयर कीजिए। जरूर। मैं गुरुदेव का ही एक छोटा सा रचना मैं पहले बोलता हूँ। हाँ जी। जो ये मैं बोलूंगा, ये इंट्रो है मेरे रचनाओं के। हाँ। तो उन्होंने लिखा था कि भगवान, तुमने युग युग में बार बार इस दयाहीन संसार में अपने दूत भेजे हैं। वे कह गए हैं क्षमा करो, कह गए हैं प्रेम करो, अंतर में से विद्वेष का विष नष्ट कर दो। वर्णीय है वे, स्मरणीय है वे, तो भी आज दुर्दिन के समय में उन्हें निरर्थक नमस्कार के साथ बाहर की द्वार से ही लौटा रहा हूँ। मैंने देखा है गोपन हिंसा ने कपट रात्रि की छाया में निस्सहाय को चोट पहुंचाई है। मैंने देखा है प्रतिकार विहीन जबरदस्त के अत्याचार से विचार की वाणी चुपचाप रो रही है। मैंने देखा है तरुण बालक उन्मत्त होकर दौड़ पड़ा है, बेकार ही पत्थर पर सिर पटक पटक कर मर गया है। कैसी ही घोर यंत्रणा है उसकी। अमावस्या के कारा ने मेरे संसार को दुस्वप्नों के नीचे लुप्त कर दिया है। इसीलिए तो आंसू भरी आंखों से तुमसे पूछ रहा हूँ, जो लोग तुम्हारी हवा को विषाक्त बना रहे हैं, उन्हें क्या तुमने क्षमा कर दिया है? उन्हें क्या तुमने प्यार किया है? बहुत खूब, बहुत ही अच्छी रचना थी। तो ये जो बात है उनकी, मेरी कविताओं में जो मूल आधार है मैं आपको बताता हूँ। मैं पौराणिक रचनाओं में रुचि रखता हूँ, उन्हीं को भावानुवाद में कविताएं लिखता हूँ, संवाद लिखता हूँ। और अभी जो मेरा मूल लक्ष्य है कविताएं लिखने की, वो है रामायण का जो अभी का जो रेलिवेंस है, जो लोग भूल जाते हैं, उसके बारे में गौर करना। और मैं एक बहुत दुखदायी घटना मुझे याद आई थी। कोलकाता में था, एक माता से मुझे परिचय हुआ। उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची जो है वो मुझे बोल रही है कि मम्मा, मैं तो रामायण बिलीव नहीं करता, रावण के 10 सर है, वो कैसे हो सकते हैं? तो और ये वो मतलब ये वो दिखा रही थी लोगों को, देखो मेरा बच्ची कितनी एडवांस्ड है। तो ये बहुत, मुझे तब बहुत दुख हुआ था। मुझे भी ऐसा प्रश्न आया था, पर मैंने क्या किया, मैंने पढ़ा रामायण को, मैंने समझा उसके भाव को। तो वाल्मीकि रामायण में ये स्पष्ट लिखा है कि रावण जो थे 10 पंडितों का जो मस्तिष्क है, जो कहते हैं कि 4 वेद और 6 शास्त्र जो है, एक पंडित किसी एक वेद या एक शास्त्र को अपने पूर्ण जीवन में पूरे रूप से कंठस्थ कर सकता है जी। और रावण एक ऐसा व्यक्ति था, उसके एक मस्तिष्क में उसने 4 वेद व 6 शास्त्र को पूरा रख लिया था। तो वो प्रतीक है उस ज्ञान का। तो और मेरे भाव यही रहते हैं कि हमारा शरीर जो है, जो 5 तत्व और 5 इंद्रियों से बना देह रूपी रथ, हमारा देह दशरथी है। 5 इंद्रियों और 5 तत्वों से युक्त ये रथ जब हम खुद संतुलित करने लगे, और इसके साथ जब हम कौशल्या रूपी कुशलता, सुमित्रा रूपी भक्ति और कैकेयी रूपी कर्मठता को संजोग करे, तब हमारे भीतर राम का अवतरण होता है और तब हमारा देह जो है वो अयोध्या हो जाता है, जिसे युद्ध में जीता ना जा सके जी। तो ये जो भाव है, ये मैं अपनी कविताओं में लाना चाहता हूँ। और ये मैं दर्शकों को समझाना चाहता हूँ। और गौर कीजिएगा, हम लोग
राम राज्य कहते हैं, राम राज नहीं कहते। यहाँ व्यक्ति विशेष को पूजा नहीं जाता, ये विचारों को पूजा जाता है। यहाँ प्रजा जो है व्यक्ति पूजक नहीं विचार पूजक होते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ सिर्फ राम को मानने से नहीं होगा, राम की माने तभी हम लोग प्रगति की ओर बढ़ेंगे। बहुत खूब, हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब। तो मतलब रावण जो थे वो भी बहुत ज्ञानी थे। जी जी। इतने प्रतिभावान थे, वीणा वादक थे, इतने प्रतापी योद्धा थे, हाँ। पर उनको भी ऐसा दुर्दिन देखना पड़ा, क्योंकि वो कहते हैं कि रावण को अपने श्री राम को अहंकार का ज्ञान था, रावण को अपने ज्ञान पर अहंकार था जी। ये जो भेद है ये समझना, हाँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस अभी के जो काल है। हाँ। उसमें तो ये इसी चीज पर आधारित होती है मेरी कविता। अच्छा, मैं आपको समय थोड़ा सा खत्म होने वाला है, कोई छोटी सी कविता हो तो वो सुना दीजिए। मैं आपको हिंदी दिवस पर विशेष रूप से आमंत्रित करूंगा अपने कार्यक्रम में आपकी कविताएं सुनने के लिए। जी जरूर। मैं ये कविता जो है मैंने आशुतोष राणा जी को सुनाया था। हाँ। तो मैं सुनाता हुई इसको पढ़ने के पहले मैं बता देता हूँ, मेरा कल्चरल एसोसिएशन है प्रवोता डिजिटल मीडिया जी, जहाँ पर हम लोग कविताएं शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं। मैंने 2 शॉर्ट फिल्म्स बनाए हैं, प्रेमे रोडोनिका एंड 302 बोलकर इंग्लिश है। तो हम लोग बनाते हैं। आप लोग यूट्यूब में सर्च कीजिएगा प्रवोता डिजिटल मीडिया, आपको मिल जाएगा। वहां पर ढेर सारी कविताएं मिलेंगी आपको, और क्रिएटिव आर्ट्स को हम लोग बढ़ावा देते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो रावण का प्रस्ताव। वियोग से व्यतीत मनोभाव, रघुराई के प्रीत का था अभाव। शंखनाद की ध्वनि दूर से आती, जिसे सुन मात्र जटा भी झुक जाती। दशागृह स्वयं आए, ज्ञान के लौ से मन हर्षाए। रक्षराज पधारते देख, दासिया उनकी पग पखाड़ते देख। माँ जानकी आंचल से ढके अपने नेत्र, सिकुड़ गए जिससे पवित्र रहे उनका क्षेत्र। पंडित मुस्कुराए बोले अभिमानी, रहो निश्चिंत, तेरे मान का न होगा हानि। राम नाम का रट लगाए बैठी हो तुम, वियोग की पीड़ा में गिरगिराती हो तुम। वही दुख समाप्त करने आया हूँ, तुम्हें लंका की रानी बनाने आया हूँ। माना मुझे स्वीकारना होगा तनिक कठिन, पर जान तो लो मेरा परिचय, कैसे हूं मैं राम से भिन्न। पुलस्त महर्षि का हूं मैं वंशज, विश्रवा तथा कैकसी का हूं मैं अंशज। जन्म से दरिद्र व पीड़ित मन बड़ा हुआ सुन मेरे भाइयों का रुधन। बहन भूख से गिड़गिड़ाती थी, माता कंकड़ से उधर बढ़ती थी। ज्ञान तथा भक्ति में मैं लीन होकर 10 शीश बलिदान कर, ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर, वरदान मिला मुझे कठोर तप कर। कैलाश पर्वत हिलाने वाला, शिव तांडव स्तोत्र लिखने वाला, महादेव के हृदय को जीतने वाला, चंद्रहास अर्जित करने वाला। नवग्रहों का शासक में, शंकर का उपासक में, वेद शास्त्र का पुस्तक में, ज्ञान ज्योति का दीपक में, लंका का महानायक में, रक्षमान का रक्षक में, काल नाशक भयानक में, देवों का भक्षक में, दरिद्रों का सहायक में, शत्रु का संहारक में, राजधर्म का उपदेशक में, भविष्य का दूरदर्शक में, पंडित राक्षस रूपक में। अब तेरी नियति में बनना चाहता हूँ तेरा पति में। मेरे विशाल ज्ञान के समक्ष टिक न पाएगा कोई देव या यक्ष। अतः तुच्छ है तुम्हारा राम, अब रटना बंद करो उनका नाम। जन्म से जो राजकुमार है, नियति से गया हार है। अब चरण में ना पादुकाएं है, न राज मुकुट की आशाएं है। तन में ना कोई वस्त्र है, कड़ में तुच्छ शास्त्र है। जो अपनी संगिनी को न बचा पाया, निराशा व ग्लानि जिस पर छाया, उस दरिद्र की तुलना मुझसे न करो। मेरे ज्ञान का कुछ तो आदर करो। कर से अश्रु पोछ माता किंचित न डोले। तनिक मुस्कुराए वैद्य ही बोले, हे रावण, तेरे हृदय में भक्ति का है उत्तम चित्र, पर तू बता क्या तुझ में है उत्तम चरित्र। तेरे ज्ञान का करती हूं मैं सम्मान, परंतु वही ज्ञान कहता है कि अधर्म है अभिमान। एक अबला नारी को तूने हरण किया छल से, सामर्थ्य होता तो पराजित करते आर्य को अपने बल से। ज्ञान का तू है भंडार, भक्ति का है तू आधार। स्वर्ण है तेरे पास अपार, फिर हृदय में क्यों छाया अंधकार। तू पुस्तकों को केवल रटता है, अपने आचरण में कहा अपनाता है। जानना है तुझे राम रावण में भेद, मिथ्या कहूं तो कर देना मेरा सिर छेद। तो सुन पंडित, तेरे सामने लोग भय से सिर झुकाते हैं, वहां आर्य के सम्मुख श्रद्धा से मस्तक झुकते हैं। मैं इतना कहूंगा। और ये जो पूरा कविता है ये प्रवोता डिजिटल मीडिया के चैनल में है। रावण का प्रस्ताव आप अगर टाइप भी करेंगे यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। पूरा कविता लंबी है, 5 मिनट का है, वहां आप सुन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शोमित हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। समय कम है, मैंने कहा कि आपको मैं फिर एक आमंत्रित करूंगा और पूरी कविताएं सुनूंगा।
दोस्तों, इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम में आपसे विदा लेता हूं। आशा है कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। ज्योति जी, आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। रविंद्रनाथ जी के बारे में अभी आपने टिप्पणी की, वो बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद। दोस्तों, इसी के साथ किशोर नंगरानी को आप विदा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। सॉरी, ये थोड़ा सा समय कम रहा। मेरे को आपकी कविताएं पूरी सुननी थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जी जी, इसको